हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेपर 1 यानी कि कॉमन सेक्शन फॉर एचटेट की सीरीज़ को कंटिन्यू। आज है हमारा डे 3 और हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी से। सो आज हम करेंगे लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। सो लेव वाइगोस्की कौन थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट। इनकी थ्योरी का नाम है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, यानी कि समाज में जो यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन जिसे होता है हम बोल सकते हैं, मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी मतलब सोसाइटी की चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होती है। सोसाइटी प्लस लैंग्वेज प्लस कल्चर, इन चीज़ों से बनती है हमारी जो सोशल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है? सोसाइटी, लैंग्वेज प्लस कल्चर, इसी को बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इसमें क्या था हम देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने बताया है कि जो एक तो होता है हमारा LAD, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एक होता है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का जो डिज़ायर्ड लेवल होता है, डिज़ायर्ड यानी कि जिस पे हम पहुंचना चाहते हैं, और एक्चुअल डेवलपमेंट होता है जो कि हमारा एट प्रेजेंट लेवल है, और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जिस पे हम पहुँचना चाहते हैं। सो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है? एक्चुअल डेवलपमेंट जहाँ से है वहाँ से जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तक हमारा पहुँचना एम होता है। और हम किसकी हेल्प से पहुँचते हैं? MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन, या वो कोई भी हो सकता है, हमारे एल्डर्स, हमारे टीचर्स, मतलब जितने भी हमसे बड़े हैं, या हमारी सोसाइटी, ये सब उसमें कौन तो ये है मोर नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प से हम अपने ZPD तक पहुँचते हैं। और मोर नॉलेजेबल पर्सन से जो हेल्प हमें मिलती है, हेल्प को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो मोर नॉलेजेबल पर्सन से हमको हेल्प मिलती है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वर्ड इज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर, इसको याद रखना। स्कैफोल्डिंग वर्ड की इन्होंने दिया था जेरोम ब्रूनर ने। अब लेव वाइगोस्की ने स्पीच के बारे में भी बोला है, लैंग्वेज एंड स्पीच के बारे में। तो उनके अकॉर्डिंग 3 तरह की स्पीच होती है। फर्स्ट इज सोशल स्पीच, सेकंड इज प्राइवेट, थर्ड इज साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच होती है 0 to 2 ईयर्स, मतलब बच्चा जब अपने मैसेजेस या थॉट्स कन्वे करना चाहता है सोसाइटी को, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बोलना सीखता है, हम ये कह सकते हैं। प्राइवेट स्पीच होती है 3 to 6 ईयर्स, यानी कि सेल्फ गाइड, खुद से थोड़ी बहुत बातें करना। ठीक है, खुद से बातें करना, लेकिन ये बोल बोल के होती है। ठीक है, सोशल एंड प्राइवेट स्पीच होती है बोल के। साइलेंट इनर स्पीच थर्ड है, ये होती है अप टू 7 ईयर्स तक, 7 साल तक आ जाती है। ये मतलब अपने मन में सोचना, अपने आप से बातें करना एक तरीके से, ये दूसरे से बोल के नहीं होती, अपने आप से होती है। ठीक है, यानी कि हम इंटर कनेक्ट करते हैं अपने आप से, अपने माइंड से अपने। ठीक है, इसमें होता है ये। अब है कुछ स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको करवाई थी, वैसे देख लो, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको। पास्ट ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी शॉर्ट, ये किन्होंने बोला था? एबिंगहॉस ने। साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? रुडोल्फ गोल्काई ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे। अब ये हैं एडोलेसेंट जो होते हैं, एडोलेसेंस एज जो होती है उसकी कुछ क्वालिटीज़। ठीक है, उसको ये कई बार पेपर में आ जाता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से, और वैसे भी हमें पता ही होना चाहिए। तो देखो ये क्या है। Emotion and social changes during adolescence. There are the changes which are not observable as physically as but definitely by behavior. मतलब ये behavioral change हैं, emotional और social changes हैं जो किसी की body and mind में होते हैं, ना कि सिर्फ ये physical changes हैं, बल्कि mental and जो bodily changes and behavioral changes भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें इमोशंस इंस्टेबिलिटी होती है। कैसे? कि वो अपने मतलब भावों में बह जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी उनको बहला फुसला सकता है, उनको जो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उनके पीछे वो बिना सोचे समझे दौड़ते हैं। ठीक है, प्री ऑक्यूपाइड विद बॉडी इमेज का बड़ा कंसर्न होता है। जैसे हीरोइज्म हम बोल सकते हैं इसको, कि जो हमारा हीरो होता है या एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं, कॉपी करते हैं उनको। तो ये एडोलेसेंट में बहुत होता है। फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस भी होते हैं कुछ ही पलों में, मतलब एक दो ऐसे ही कुछ थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, बाद में कुछ और बोलते हैं, तो मूड चेंजेस बहुत होते हैं। क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा बहुत होती है, कुछ चीज़ों में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन, खुद के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मतलब खुद को ये नहीं पता होता कि सही है या गलत है, डायरेक्शन का भी नहीं पता होता उनको, लेकिन एक्सप्लोरेशन होती है कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि हम सही हैं या गलत, इस तरीके से। कंसर्न्स एंड वरीज अबाउट द बॉडी चेंजेस,
जब बॉडी में अब फिजिकल चेंजेस तो आते ही हैं एडोलसेंट एज में, तो उनके ऊपर उनका ध्यान जाता है, मतलब कंसर्न होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनको पता होता है कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स विद फैमिलीज एल्डर्स ओवर कंट्रोल। जब फैमिली उनके बिहेवियर को या उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहती है या लिमिट में रखना चाहती है, तो उनके फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं हमेशा। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बट कन्फ्यूज़न एट टाइम्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है कि इमोशनल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो चुकी होती है, बट कुछ टाइम पे उनको कन्फ्यूज़न होती है इन सब चीज़ों में, मतलब वो एट द एंड जो अपना डिसीज़न है वो नहीं ले पाते। नेक्स्ट है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होती है, ठीक है। डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटिसाइजिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग यानी कि सोचते रहते हैं दिन में, मतलब इमेजिनेशन पूरा काम करता है। रिलेशनशिप स्टैंड्स टू बी ओरिएंटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू पेयर्स। जो रिलेशनशिप है वो ओरिएंटेड होता है पेरेंट्स से लेके पीयर्स तक, मतलब पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं होता, ये लगा के चलो आप। पेरेंट्स से पीयर्स तक होता है, मतलब सेम एज ग्रुप में ज़्यादा होता है उनका जो रिलेशनशिप होते हैं, पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता एडोलेसेंट्स का। नेक्स्ट देखते हैं हम। सो ये है हमारा टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसमें मतलब लास्ट जो ईयर्स है उनमें कुछ एक तो क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, तो इसलिए मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा देती हूँ। सो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है क्वालिटी एंड ट्रेट्स जो रिसीव करते हैं चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स या एंसेस्टर्स। अपने पूर्वजों से या पेरेंट्स से रिसीव करते हैं कुछ क्वालिटीज़ और ट्रेट्स। वो फिजिकल भी हो सकती हैं, मेंटल भी हो सकती हैं, या पर्सनैलिटी में भी हो सकती हैं। हेरिडिटी के फादर मैंने आपको बताया था कौन है, हेरिडिटी से नहीं याद किया था इनको, जेनेटिक्स से याद किया था, ग्रिगोर मेंडेल जी से, ठीक है। इन्होंने पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पी यानी कि मटर, मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 3 लॉज दिए हैं, ये देखो 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ सेग्रीगेट मतलब अलग करना, एक तरीके से सेपरेट करना, कुछ ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एक ट्रेट है वो डिसअपियर हो जाती है एक जनरेशन में और दोबारा से अपीयर हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। अब सपोज़ करो कि आपके दादाजी की अपीयरेंस, जैसे सपोज़ करो उनके बाल उड़ते थे, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं हम। या कोई जेनेटिक डिसीज़ होती है जो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाती है, सपोज़ करो शुगर, ठीक है। शुगर जैसे एक जनरेशन जैसे दादाजी को हुई, लेकिन आगे पापा को ज़रूरी नहीं है हो, मतलब वो पापा को नहीं हुई लेकिन आगे पोते में फैल हो गई, मतलब ऐसे इस तरीके से कि एक ट्रेट बीच वाली जनरेशन में गायब हो जाती है लेकिन दोबारा से फिर अपीयर हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोर्शन। इंडिपेंडेंट एजोर्शन क्या होता है, एक ट्रेट पूरी मतलब इन्फ्लुएंस ही ना करे। अब सपोज़ करो जैसे गंजापन है, ठीक है, गंजापन लगा सकते हो आप, आजकल ये बहुत कॉमन इशू है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंस करे हेरिडिटी में, मतलब कई बार तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना काम करता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है, लेकिन हर किसी पे लागू नहीं होता। ये ट्रेट पूरी तरह ना भी आए किसी किसी में, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है कि एक चीज़ की एक जो ट्रेट होता है वो डोमिनेंट यानी कि उसकी मतलब जो पूरी तरह से उभर के आता है, एक तरीके से डोमिनेंट होता है जो एक पूरी तरीके से उभर के आए। डोमिनेंट ट्रेट विल डिटरमाइन एन ऑर्गेनिजम्स अपीयरेंस। मतलब सपोज करो, ये एग्जांपल से समझते हैं कि एक ट्रेट, अब कोई बच्चा है, पेरेंट्स एंड जैसे मदर की हाइट थोड़ी अच्छी है और फादर की हाइट कम है सपोज़ करो, तो बच्चे ने ले लिए अपने मदर के ट्रेट्स, ठीक है। तो ये जो दूसरे वाला ट्रेट्स है ये अपीयर नहीं होगा, तो फादर वाला ट्रेट डोमिनेंट हो गया, मतलब दोनों में से जो गुड था वो ले लिया, तो बच्चे की हाइट अच्छी होगी। बट अगर दूसरा वाइल अदर नोट, तो दूसरा नहीं करेगा। अब सपोज़ करो फादर की हाइट थी छोटी, ठीक है, तो मदर वाला ट्रेट डोमिनेंट नहीं होगा, तो फादर वाला ही उसका डोमिनेंट हो गया, तो बच्चे की हाइट रह जाएगी छोटी, इस तरीके से, ठीक है। मतलब डोमिनेंस पे काम करता है कि कौन सा ट्रेट ज़्यादा डोमिनेंट है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। ये यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आई थिंक। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस होता है कि प्रतीत होना, एक तरीके से कि जैसे हम बोलते हैं कई बार हमारे पेरेंट्स से हमारी शक्ल मिलती है, मैक्सिमम टाइम्स ऐसे होता है कि पेरेंट्स से या दादा दादी से भी मिल जाती है, कई बार एक आध फीचर्स जैसे, तो फिर वो रिजेंबल होता है कि ये हाँ उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेम सी अपीयरेंस को बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएशन होता है डिफरेंट ट्रेट्स, मतलब अलग हो जाना, जैसे कुछ कुछ चीज़ें आ जाना। सेम में तो हो गया बिल्कुल सेम जैसे दिखते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है। वेरिएशन में हो गया कि कुछ कुछ मैच हो जाता है और कुछ कुछ अलग हो जाता है, इस तरीके से। लॉ ऑफ रिग्रेशन होता है कि पूरी तरीके से अपोजिट, मतलब पेरेंट्स से बिल्कुल ही अपोजिट दिखाई देना, एक भी ट्रेट मैच ना करना, लॉ ऑफ रिग्रेशन में होता है ये। सो ये थे हमारा CDP का सेक्शन।
हिंदी में आज हम करेंगे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं इनको। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत मेहनत करना। राम ने नौकरी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आग पर घी का काम, जले पर नमक छिड़कना, ये सेम है, ठीक है। किसी को गुस्सा आया हो तो उसको और ज़्यादा दिला देना। नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना। अब इसको कैसे याद करोगे? देखें, कोई इंसान जब अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है तो उसमें दुख सुख सब होता है, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में पता चलता है, यानी कि आटे दाल का भाव मालूम होता है। सो जीवन के कष्टों का अनुभव करना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ, जैसे ये वही है एक तीर से दो निशान वाला काम, ठीक है। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप किसके लिए यूज़ करते हैं? जो धोखेबाज दोस्त होता है, यानी कि दोस्त भी है और धोखेबाज भी है। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि मन की बात समझ लेना। अब उड़ती चिड़िया पहचानना, इसको ऐसे मतलब कोई चिड़िया जा रही है और उसको हमने भांप लिया कि ये कहाँ जाएगी, इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि मन की बात पहचान जाना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, अपनी बात मनवाना, इसको ऐसे तरीके से बोल सकते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, ये मैंने आपको कल भी कराया था। आवश्यकता से अधिक मिलना। एक अनार 100 बीमार, मतलब किसी चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा हो, जैसे एक अनार एक है लेकिन उसको खाने वाले कई हों, ठीक है, तो एक एक दाना मिलेगा सबको, ऐसे कह सकते हैं। तो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है लेकिन जो आपूर्ति है वो हो नहीं पा रही है, ठीक है। एक तीर से दो शिकार करना, ये पहले भी आया है जो मैंने ऊपर करवाया था अभी। तो एक ही काम करने जाओ तो दूसरा साथ में हो जाए, उसको बोलते हैं एक तीर से दो निशान, मतलब प्रॉफिट हो जाना एक के साथ दूसरा। एक थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि एक ही जैसा नेचर। एक थाली का बैंगन, इसका ऐसे भी होता है आई थिंक। एक तुम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, कोई किसी से कम नहीं, मतलब एक जैसे ही तुम्हारा बिहेवियर है। नेक्स्ट इज ओखली में सिर देना, यानी कि मुश्किल में पड़ना। अब ओखली में सिर देना, ओखली कुटेगी ना ऊपर से जैसे, ठीक है, तो मुश्किल में डालना, जानते हुए किसी कष्ट में पड़ जाना, मतलब जानबूझकर कष्ट में पड़ जाना। कच्ची गोलियां खेलना, अनुभव की कमी होना। कच्ची मतलब पक्की गोलियां खेलना कि एक्सपीरियंस्ड होना, कच्ची गोलियां यानी कि अनुभव की कमी होना, एक्सपीरियंस की कमी होना। कटे पर नमक छिड़कना, वही दुखी को और दुखी करना, ठीक है, या घाव पे नमक छिड़कना, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको। कठपुतली की तरह नाचना, यानी कि किसी के इशारों पे नाचना, उंगलियों पे नाचना भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कब्र के मुर्दे उखाड़ना, यानी कि पुरानी कोई बातें फिर से याद दिलाना, मतलब कोई जैसे इसको कैसे याद करोगे, वैसे भी ये तो कॉमनली यूज़ होने वाले हैं आई थिंक, कि जब वो कोई कब्र में जा चुका है उसको दोबारा से याद करना, यानी कि पुरानी बातों को फिर से याद करना। कलई खुलना यानी कि सच्ची बात प्रकट हो जाना, सच्ची बात प्रकट हो जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा। अब यहाँ से देखते हैं, कल हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन के होते हैं, प्रोनाउन होता है वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स ये होते हैं, हिंदी में 6 होते हैं और इंग्लिश में होते हैं 8। ये हमने देखे थे कल। अब हम इनके नेक्स्ट करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, सेकंड पर्सन जो तुम्हारे लिए यूज़ हो, थर्ड पर्सन यानी कि जब हम तीसरे बंदे की बात करें वो। रिफ्लेक्सिव में होता है निजवाचक, यानी कि खुद के लिए, मैं ये काम खुद कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप पानी ले लूँगा, इस तरीके से खुद के लिए जो काम हो। नेक्स्ट इज़ रिलेटिव यानी कि खुद के रिश्तेदार, ये समझ सकते हो, मतलब एक बंदे से जो कनेक्टेड है एक तरीके से ये, और वो कैसे कनेक्ट हैं? बाय हु मतलब जो ज्वाइंट करते हैं, दो सेंटेंसेस में रिलेशन बनाते हैं एक तरीके से, ये समझ लो। तो जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, हु, विच, हुम, दैट, ये हैं वो वर्ड्स जो जोड़ते हैं। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले, ठीक है। WH फैमिली, हु गेव यू दिस पेन। नेक्स्ट है इंडेफिनेट यानी कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है, मतलब हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है उसके बारे में, एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है, क्या है, कौन है, उसको बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। इसके इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं समवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नन, एनीवन, मतलब कोई भी इस तरीके के वर्ड्स जिनमें हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल देखेंगे, समवन इज़ रनिंग, कोई भाग रहा है, हमें नहीं पता कि कौन भाग रहा है, ठीक है। नन कैन डू, कोई भी नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं, तो कोई मतलब कोई, अगर ये होता कि कोई कर सकता है, ठीक है, तो भी ये इंडेफिनेट ही होता है क्योंकि हमें नहीं पता कौन कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है कि डेमो देना, ठीक है, डेमो देना यानी कि संकेत करना, इशारा करना। दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ हर हाउस, दीज आर माई टॉयज़, ठीक है। इस तरीके से हम किसी फिक्स चीज़ की ओर इशारा करते हैं, इसी को डेफिनेट भी बोलते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, कि किसी फिक्स चीज़ की तरफ इशारा कर, हमें मालूम है कि हाँ, हमें उसके बारे में नॉलेज है कि वो क्या है,
नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट। ये जो है ये हिंदी में नहीं होते, ये ओनली इंग्लिश में होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि डिवाइड कर दे, अलग अलग कर दे, ठीक है, एक तरीके से। अब है रेफर टू एन इंडिविजुअल आउट ऑफ होल ग्रुप और क्लास, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट यानी कि अलग करना, कि एक बंदे की पहचान बताना पूरी क्लास में से, ठीक है, इसमें इसका मतलब है ये। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ यू शुड डू, तुम्हें ये करना चाहिए, मतलब पूरे ग्रुप में से एक को बोला कि तुम्हें ये करना चाहिए। रेसिप्रोकल इसके अपोजिट, इसके रेसिप्रोकल मिलता जुलता होता है, लेकिन रेसिप्रोकल में क्या होता है, ईच अदर वन अनदर जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे एक दूसरे वाली सेंस में, ठीक है, एक दूसरे ने ये किया, राम एंड श्याम हेट ईच अदर, ठीक है, सेम तरीके की, मतलब वो हेट करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से करते हैं, इस तरीके से। और जब ज़्यादा होंगे वन अनदर तब आएगा जब कई लोग होंगे, दो से ज़्यादा होंगे। अब इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर जब हम यूज़ करते हैं सिंगुलर पॉजिटिव सेंस में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ये पॉजिटिव सेंस में कैसे यूज़ होता है। पॉजिटिव सेंस हो तब आएगा कि सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन सेकंड नंबर पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वन, मतलब कुछ अच्छा काम था तब मैंने दूसरे का नाम ले दिया कि हाँ उसने किया, मतलब हम इतने महान बन जाते हैं कि इसने किया है और एक और था मेरा दोस्त उसने किया है और मैं भी बाद में, मतलब अपना नाम ऐसे बाद में लिया कि हाँ मैं भी शामिल थी, पहले तो जो मेरे सामने खड़ा उसने किया, एक मेरा दोस्त था उसने किया और फिर मैं भी शामिल था उसमें, इस तरीके से बोलना, मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस में हो तो कैसे। एग्जांपल देखते हैं, यू ही एंड आई आर पार्टनर्स, मैं, तुम, वो और मैं पार्टनर्स हैं। ही एंड आई आर, ये हो गया सिर्फ दो लोग हैं, जब ही एंड आई मतलब सेकंड पर्सन और मैं आर गुड फ्रेंड्स। अब है नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में हम अपने आप से शुरुआत करेंगे कि कोई गलती मेरे से हुई है पहले, फिर हुई है ये जो मेरे सामने खड़ा है इससे, फिर हुई है वो जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि थर्ड पर्सन। एग्जांपल देखते हैं, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नी इंजरी, जो मेरे को चोट लगी है, नी इंजरी जो हुई है, मतलब दोनों में से किसी को भी लगा सकते हो आप, तो इसके लिए हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। यू एंड ही डैमेज्ड द जार, तुमने और उसने जार को डैमेज किया, मतलब नेगेटिव सेंस में तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम सीक्वेंस में आएगा, जब पॉजिटिव सेंस हो गई फिर हम रिगार्ड दे देंगे दूसरे को पहले, ठीक है, जो हमारे सामने खड़ा है उसको, फिर जो फ्रेंड है जो यहाँ पे है भी नहीं है वो, और फिर मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आता है प्लूरल केस, वो था सिंगुलर, प्लूरल केस में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें प्लूरल में आएगा सेमी, प्लूरल एंड पॉजिटिव, प्लूरल एंड नेगेटिव सेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंस में क्या था कि हम खुद के ऊपर ले लेते हैं, प्लूरल एंड पॉजिटिव सेंस में आएगा, सॉरी एक मिनट कन्फ्यूज़न हो गई, प्लूरल एंड नेगेटिव सेंस, नेगेटिव यानी कि खुद के ऊपर शुरुआत करना, प्लूरल एंड नेगेटिव आएगा सीक्वेंस सेम 1 2 3, प्लूरल एंड नेगेटिव 1 2 3, लेकिन जब कोई पॉजिटिव काम किया तो दूसरे को रिगार्ड दे दिया, यानी कि 2 3 एंड 1। इसके एग्जांपल देखते हैं प्लूरल के, वी, यू एंड दे, हम मतलब जो यहाँ पे खड़े हैं, हम, तुम और वो, ठीक है, इन सब ने काय बार की, काय बाय की एक कार। यू एंड दे आर बोरो अ हाउस, तुमने और उन्होंने एक हाउस खरीदा। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑलवेज फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो ये वर्ब्स दी गई हैं कुछ, इनको आप देख लेना, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा इनके बाद, मतलब मैक्सिमम केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे इनके एग्जांपल देखो, आई एन्जॉयड माई सेल्फ अलॉट एट द पार्टी, मतलब माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये वर्ड्स आ गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया इन वर्ब्स के बाद, ठीक है, ये आप ऐसे ही देख लेना, मैं एक एक क्या बताऊँ इसमें। नेक्स्ट है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं आता, सेंटेंस की स्टार्टिंग जैसे हम बोलते हैं माई सेल्फ अंजू, इस तरीके से, ठीक है, लेकिन वो होता है गलत, कैसे भी कभी भी इंट्रो ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट कैसे करना चाहिए, आई एम अंजू, ठीक है, या आई माई सेल्फ पोस्टेड यूर लेटर येस्टरडे, ये एग्जाम्पल है इसके। ये वाला जो गलत है देखो, माई सेल्फ पोस्टेड यूर लेटर, माई सेल्फ अंजू, ये गलत होता है, आएगा क्या, आई माई सेल्फ पोस्टेड यूर लेटर, किया मैंने खुद तुम्हारा काम किया, इस तरीके से, मैं खुद कौन हूँ, अंजू, ऐसे। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ हु एंड विच, हु एंड विच के लिए पहली बात, हु यूज़ होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, विच और दैट यूज़ होते हैं ये एनिमल्स या दूसरे कोई भी हो सकता है, लेकिन विच कई बार ऐसा हो जाता है कि हम यूज़ कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी, ठीक है।
अब एग्जांपल देखते हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए हु यूज़ है, हु आर यू, ठीक है। विच ग्रुप में से एक, जब ह्यूमन बींग्स में ग्रुप में से किसी एक की बात कर रहे हैं तब आएगा विच, नहीं तो अदरवाइज ह्यूमन के लिए हु ही यूज़ होता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। हु इज़ यूअर ब्रदर इन टीम, पूरी टीम में से तुम्हारा भाई कौन सा है, मतलब पूरी टीम में से, पूरी कम्युनिटी में से बोल सकते हैं, ग्रुप में से बोल सकते हैं कि एक की बात हो रही है, तब आएगा विच। अदरवाइज ह्यूमन बींग्स के लिए हु वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। जब ओनली ह्यूमन है तो हु, ओनली एनिमल है तो विच, अगर दोनों साथ में हैं तो आएगा दैट। इसका देखते हैं एग्जाम्पल कैसे। अमन एंड ही, हु का तो हमने ऊपर भी देख लिया, ठीक है। एनिमल है तो विच आएगा, विच के लिए एनिमल ही यूज़ होता है नॉर्मली। अमन एंड, अब देखते हैं बोथ केस वाला। अमन एंड हिज डॉग, अमन और उसका डॉग। दैट एंटर्ड माई फ्रेंड्स हाउस, जिन्होंने, दैट हो गया आप दोनों के लिए, ठीक है। उन्होंने मेरे फ्रेंड्स के घर में एंटर करने की कोशिश की और उनको रोक दिया गया। एंड वर स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर, गेट कीपर ने उनको रोक दिया। अब दैट इन दोनों के लिए यूज़ हुआ क्योंकि ये साथ में थे। सो ये थे हमारा प्रोनाउन, यहाँ पे एंड होता है। आज के लिए इतना ही। आप रीजनिंग के लिए मैं सीधा टेस्ट ही दूंगी क्योंकि ऐसे 10-10 क्वेश्चन डेली आप खुद से कर लो तो ज़्यादा बेटर है। और टेस्ट के लिए भी हमारा मैथ्स का सेम ही रहेगा, परसेंटेज, ठीक है। रीजनिंग का टेस्ट ही लूँगी डायरेक्ट, और परसेंटेज इसका भी डायरेक्ट टेस्ट ही होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।